नमस्कार, सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा के बेहद ही खास अंक को लेकर, हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो को लेकर, जिसमें देश और दुनिया की अहम खबरों पर हम नजर डालेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां विदेश मंत्रालय का बयान आया है भारत कनाडा संबंधों को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि कनाडा ने सच कबूल लिया है और कनाडा ने कहा है कि भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या थी उसमें सिर्फ और सिर्फ कनाडा के पास थी खुफिया जानकारी, यानी कनाडा के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। इस पर एमईए ने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। इनकी तमाम विश्लेषण हम करेंगे, साथ ही साथ संवाददाताओं से लेंगे बड़ी अपडेट। इसके अलावा देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर हमारी नजर होगी और मेरे साथ सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर इस 1 घंटे मेरा साथ देंगे। आंचल, सुप्रभात। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, सुप्रभात सभी दर्शकों को। और बात हम करेंगे हरियाणा की भी, जहां 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी आज पदभार संभालेंगे, शपथ लेंगे। और मंत्रिमंडल किस तरह का होगा और क्या क्या चुनौतियां रहेंगी और कौन कौन से वो वायदे हैं जो उन्हें पूरे करने होंगे जब वो सरकार अपनी बनाएंगे, इस पर हम करेंगे बातचीत। साथ ही कारोबार जगत, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड और स्पोर्ट्स ट्रैक में क्या कुछ खास है उस पर भी करेंगे चर्चा। और सीधे अब आइए रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं होने का सच स्वीकारने के बाद विदेश मंत्रालय का बयान, भारत कनाडा संबंधों के नुकसान की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ट्रूडो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में होंगे शामिल, सभा को करेंगे संबोधित। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के समारोह में भी लेंगे भाग। आज पंचकुला में शपथ लेगी हरियाणा की नायब सरकार, प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। चंडीगढ़ में आज एनडीए की बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शामिल होंगे बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। बीजेपी चुनाव समिति ने की महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर चर्चा, सीट बंटवारे पर हुई बात। वहीं कांग्रेस ने झारखंड के लिए नियुक्त किए 3 वरिष्ठ समन्वयक। और आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की ओर से जांच आयोग के सामने सच स्वीकार करने के बाद भारत की तरफ से अब सख्ती देखने को मिल रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने जो सुना वो जो लगातार हमारा रुख रहा है वो उसकी पुष्टि करता है। हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। विदेश मंत्रालय ने साथ ही कहा कि इस अभद्र व्यवहार से भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ही बनती है। तो विदेश मंत्रालय ने सख्ती दिखाई, लेकिन आइए पहले समझते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा क्या था। ये जानना जरूरी है। ट्रूडो ने स्वीकार लिया कि पिछले साल खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंट्स की जो संलिप्तता है उसका जब आरोप उन्होंने लगाया था तो उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस सबूत या साक्ष्य मौजूद नहीं था। साथ ही कनाडा प्रधानमंत्री का यह भी बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि ओटावा का यह दावा है कि उसने निज्जर मामले में नई दिल्ली के साथ सबूत साझा किए थे, सच नहीं है। एक खास बात यह भी है कि मोदी सरकार के विरोधी कनाडाई लोगों की जानकारी आपराधिक संगठनों तक पहुंचा रहे थे। तो विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जिसमें कड़ी प्रतिक्रिया दी है विदेश मंत्रालय ने और कहा है कि जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कबूला है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह गुज्जर की हत्या में भारत के खिलाफ जो सबूत वो पेश करना चाह रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ खुफिया जानकारी तक ही सीमित थे, कोई ठोस सबूत नहीं था, जिस पे विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए सीधा रुख करते हैं मेघना का और लेते हैं उनसे ताज़ा जानकारी। मेघना,
कहीं ना कहीं कहा जाए कि भारत की बात हुई सच और कनाडा ने अपना झूठ कबूल लिया है और इस कबूलनामे में उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे और इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अब जो नुकसान भारत कनाडा के संबंधों को हो गया है उसका क्या। भावना, ये अगर हम साफ तौर पर कहें तो एक बहुत ही मेजर एम्बैरेसमेंट है कनाडा के लिए, क्योंकि आप देखिए तो पिछले 1 साल से लगातार कनाडा इस बात को कहता जा रहा है कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है कि भारतीय एजेंट्स इसमें शामिल हैं। उसके बाद जिस तरीके से अब जो डॉक्यूमेंट आया उसमें कहा कि इंडियन हाई कमिश्नर इसमें शामिल हैं, ये जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो इसमें शामिल हैं, पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में। तो अगर हम देखें तो हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से कनाडा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहा है किस तरीके से बिना किसी पुख्ता सबूत के भारत के खिलाफ ये पूरी जो अगर हम देखें तो एक कॉन्कॉक्टेड जो स्टोरी बनाई गई, एलिगेशंस लगाए गए, वो पूरी तरीके से बेसलेस हैं। पहली बात, भारत ने लगातार इस बात को कहा है कि अगर आपके पास एविडेंस है तो आप हमें एविडेंस मुहैया कराइए, हार्ड एविडेंस हमें मुहैया कराया जाए। लेकिन लगातार मांगने के बावजूद कनाडा की तरफ से कोई भी एविडेंस अब तक भारत को नहीं दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस बात को कहा था कि नॉट इवन अ श्रेड ऑफ एविडेंस हैज बीन शेयर्ड विद अस। तो इससे ये पता चलता है कि कितना अगर हम देखें तो कितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडे के तहत इस काम को किया गया है। लगातार भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है और जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं लोग, उनके हिसाब से इस पूरी कहानी को बढ़ा गया है और बिना एविडेंस के इतना बड़ा इल्जाम भारत के राजनयिकों पर लगाया गया है और भारत के ऊपर लगाया। मेघना, लेकिन फिर किस बेस पे जो विदेश मंत्री हैं कनाडा की, उन्होंने कहा कि भाई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो वियना कन्वेंशन के अंडर आता है, हम चाहते थे कि वहाँ के जो राजनयिक हैं उनसे पूछताछ हो, हम चाहते थे कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को रद्द किया जाए। कोई साक्ष्य आपके पास नहीं, कोई सबूत नहीं, और जिस पर आप आधार बनाकर ये बात कह रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, सबसे पहला हम देखें जो इस अगर हम देखें इस बातचीत में सामने एक और बात आई है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इस बात को कहा है कि इंटेल कलेक्ट की जा रही थी और उसके बाद इंटेल जो राजनयिक है वो इंटेल कलेक्ट करके सारी जो डिटेल्स है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दी जा रही थी। तो उसके साथ ही इस बात को भी कहा गया है कि जो भी हमने इल्जाम लगाए हैं वो हमने इंटेलिजेंस के बलबूते पर लगाए हैं। और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से G20 के दौरान भी प्रधानमंत्री ट्रूडो ने बात की है, ऐसा प्रधानमंत्री ट्रूडो का कहना है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो लगातार पिछले 1 साल से हमारे राजनयिकों के खिलाफ मारने की धमकियों से लेकर हर एक किस्म की धमकियां, उनके पोस्टर्स को रंग देना, उसके साथ ही हम देख रहे हैं लगातार भारत के जो कम्युनिटी लीडर्स भी हैं कनाडा में, उनके साथ भी लगातार धमकी भरे उनके मैसेजेस मिलना, धमकी जान से मारने की धमकियां मिलना, ये लगातार होता आ रहा है। उसके बावजूद हमारे राजनयिक हो या हमारे हाई कमिश्नर हो, वो लगातार वहां पर काम कर रहे थे। लेकिन और पिछले पूरे साल इंडियन हाई कमिश्नर के साथ इंगेज करने के बाद अगर कनाडा ये कहता है कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में इंडियन हाई कमिश्नर है, तो इस बात को किस तरीके से प्रूफ किया जाए, वो अब कनाडा ही उस बात को अपने खुद को एक्सपोज करने के बाद खुद ही एक्सप्लेन कर सकेगा। क्योंकि पिछले 1 साल से भारतीय हाई कमिश्नर लगातार इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं और लगातार एविडेंस मांग रहे हैं। पिछले 1 साल बहुत अगर आप देखें इंटेंसिव इंगेजमेंट रहा है भारतीय हाई कमिश्नर का कनाडा की सरकार के साथ, कैनेडियन अथॉरिटीज के साथ। तो उसके बाद अगर ये कहा जा रहा है तो इसी को देखते हुए या ये किस तरफ जा रहा था, इसको देखते हुए ही भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया, भारत ने और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया और उसके साथ ही जो 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उन्हें यहाँ से एक्सपेल किया। 19 तारीख तक उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। तो इतना बड़ा स्टेप तभी लिया जाता है जब या तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जिसे कहते हैं उसको थ्रेट है, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी जिसे कहते हैं उसको थ्रेट है, और उसके साथ ही सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि किस तरीके का एक नया इल्जाम या एक और नया मनगढ़ंत कहानी लेकर एलिगेशंस लगाए जाएंगे भारत के ऊपर, भारत के राजनयिकों के ऊपर। लेकिन जो सच कबूला है ट्रूडो साहब ने, कहीं ना कहीं उन्होंने
अपने ही झूठ की बखिया खुद ही उधेड़ कर रख दी। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अगर हम कनाडा और भारत के रिश्तों को देखें तो इस वक्त वो रसातल पर है जब से ट्रूडो ने वहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। और ख़ास तौर पर हम देखें भावना कि खुद अल्पमत में कनाडियाई प्रधानमंत्री वहाँ सरकार चला रहे हैं और 2 अहम सीट्स यानी कि टोरंटो और मॉन्ट्रियल वो पहले ही हार चुके हैं। इसके साथ साथ आंचल अगर देखें तो खालिस्तानी आतंकवादी ने कनाडा गुरपतवंत पन्नू ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को खुफिया जानकारी दी थी। तो फिर जस्टिन ट्रूडो का इस तरीके का कबूलनामा कबूल करना, ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारत कनाडा के बीच जो संबंध है वो पहले से ही तलक चल रहे हैं और अब आगे ये क्या मोड़ लेते हैं ये आगे देखना होगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज हरियाणा को मिलने वाला एक नायाब तोहफा। क्या है ये तोहफा, ये सब इस थोड़े से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब रुक करते हैं हरियाणा का, जहां की नायब सरकार आज पंचकुला में शपथ लेने वाली है। प्रधानमंत्री समेत बीजेपी और NDA शामिल जो शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें, नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनावों में जनता का जनादेश लेकर लौटी सैनी के साथ उनके मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे। मनोहर लाल के उत्तराधिकारी बने नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी ने चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90 में से 48 सीटें जीती और राज्य में हैट्रिक लगाई। नायब सरकार शपथ लेते ही अपने पहले वादे को भी पूरा करेगी और 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेगी। तो नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही NDA के जो घटक दल है उनकी बैठक चंडीगढ़ में होनी है और इसमें NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में NDA के बाकी सभी नेताओं को भी बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी NDA के नेताओं और प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सहयोगी दल के नेताओं को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री सहयोगी दलों के हैं। कार्यक्रम का एक व्यवस्थित एजेंडा होगा जिसमें राष्ट्रीय विकास के मुद्दे शामिल होंगे और इसमें संविधान का अमृत महोत्सव बनाने और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास की 50वीं वर्षगांठ जैसे विषयों पर चर्चा होनी है। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत हासिल करने के बाद महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद होने जा रही आज की NDA की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। बैठक में कई विषयों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होनी है। NDA के कई नेता बुधवार शाम को ही चंडीगढ़ पहुंचे। खास बात यह है कि इससे पहले कल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के नेता एकजुटता का संदेश दे चुके हैं। यानी आगामी चुनाव में फिर से एक बार NDA और इंडी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन से पहले ही कलह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल अपने आवास पर विधायक दल की इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें 18 विधायक ही पहुंचे। हाईकमान ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है।
इससे पहले हुड्डा ने अपने समर्थक विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर नया संग्राम भी छिड़ सकता है। हुड्डा और शैलजा गुट दोनों अपने मयान से तलवार निकाल चुके हैं। आलाकमान द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। कांग्रेस उमर अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा नहीं बनी, उसकी वजह पार्टी चाहे जो बताए, लेकिन हकीकत में वजह महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है। तो ये तमाम जो अपडेट्स हैं चुनाव से जुड़ी हुई, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। नीरज सिंह हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं और निशांत राय पंचकुला से मौजूद है। निशांत, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। तो आज अगर हम देखें 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। सैनी की जो सेनापति वाली टीम है उसमें कौन कौन से सैनिक यानी मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, उसका खुलासा तो आप करेंगे ही, साथ ही मुख्य चुनौतियां क्या रहेंगी इस बार नायब सिंह सैनी के लिए? देखिए, नायब सिंह सैनी कल आधे घंटे की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए थे, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। सबसे बड़ी बात है कि नायब सिंह सैनी के टीम में कौन कौन से नाम होंगे, इसको लेकर चर्चा जारी है। लगभग 12 से 14 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, जिसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उनको मंत्री पद दिया जाएगा। अगर बात करें बड़े चेहरों की, तो अनिल विज का नाम एक बार फिर आ रहा है सामने। इसके अलावा विपुल गोयल की बात की जाए, राव नरवीर की बात की जाए और मूलचंद शर्मा की बात की जाए, ये 4 बड़े नाम हैं जो पहले भी हरियाणा में मंत्री रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से किसी को मौका दे दिया जाए, जो नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं। इसके अलावा नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर चुनौती की बात की जाए, तो जिस तरीके से विपक्ष ने किसानों को लेकर एजेंडा बनाया था और लगातार पहले खट्टर सरकार और फिर सैनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि किसानों के लिए सरकार किस तरीके से आगे प्रयास करती है और जो आंदोलन लगातार चलते आ रहे हैं, क्या अब वो रुकेंगे, खासकर अगर हरियाणा की बात की जाए। दूसरी अहम बात है कि आज शपथ लेते ही नियुक्ति पत्र बांटकर एक तरीके से सरकार अपना विजन क्लियर कर रही है कि रोजगार पर इस सरकार का इस बार फोकस रहने वाला है। 24,000 युवाओं को आज रोजगार दिया जा रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो वादे किए गए थे, उन वादों को लेकर हरियाणा सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। महिलाओं की विकास की बात की जाए और लाडली योजना जैसी योजनाओं की बात की जाए, तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार उसमें भी तेजी लाएगी। और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने 51 दिन की सरकार चलाई थी जब आचार संहिता लगने से पहले, अब 5 साल उनके पास पूरे हैं और ऐसे में अगर वो उसी तरीके से उसी एजेंडे पे काम करते रहे, तो जाहिर सी बात है कि सैनी सरकार हरियाणा में एक मजबूत रूप से नजर आएगी। हालांकि हरियाणा जैसे स्टेट में मनोहर लाल खट्टर की भी हमने सरकार देखी थी, समय समय पर कुछ ना कुछ दिक्कतें सामने आई थी। ऐसे में नायब सिंह सैनी किस तरीके से अपने मंत्रिमंडल को लेकर आगे बढ़ते हैं और जो उनका विजन है वो किस तरीके से हरियाणा को बदलता है, ये वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, फिलहाल हरियाणा को आज बीजेपी एक नायाब तोहफा जरूर दे रही है। बिल्कुल निशान, तो आज हरियाणा को मिलने वाला है एक बड़ा तोहफा। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, सीधा रुख करते हैं नीरज का। नीरज, बीजेपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा और साथ ही साथ नज़र इस पर भी रहेगी कि आने वाले समय में 2 राज्यों में अहम चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद सीधा शपथ ग्रहण के बाद एनडीए के घटक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। क्या रहेगा इसका एजेंडा और आने वाले वक्त में किन किन मुद्दों पर इस बैठक में बात हो सकती है? देखिए, बिल्कुल भावना, अगर आप देखें जहां तक एजेंडे की बात है, तो देश के अंदर विकास को किस तेजी से आगे लेके जाया जाए और उस विकास का जो फायदा है वो जो गरीब लोग हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं और राज्य सरकार के सहयोग के साथ अगर तेजी के साथ चलती हैं, डबल इंजन की तरीके से वो काम करती हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ है वो आम लोगों को मिल सकता है। ये एक मुख्य जो एजेंडा है वो रहेगा। और इसके साथ साथ ही आप देखें कि जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान को लेकर जो तमाम तरह के जो आरोप लगाए थे एनडीए नेताओं के ऊपर चुनावी प्रचार के दौरान, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो संविधान है, संविधान की जो मूल भावना है या संविधान जिस तरह के अधिकार देता है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। और जो
इंडी गठबंधन के जो लोग जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम को दूर किए जाने की जरूरत है। तो इस बात की जो चर्चा है वो भी एनडीए के जो तमाम मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे उस पर होगी। आपने सही कहा कि 2 राज्यों के जो चुनाव हैं वो सामने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। अधिसूचना जारी है और कुछ समय के बाद ही वहाँ पर उम्मीदवारों के जो नाम है वो भी डिक्लेयर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए घटक दलों के साथ चुनावी मैदान में भी उतरेगी, तो वहां पर किस तरह से जीत हासिल की जा सके और एनडीए का जो पूरा जो कुनबा है वो एकजुट रहे, एक साथ एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े और तमाम जो जनता की उम्मीद है उन पर खरा उतरने की जो प्रयास हैं, जो कोशिश हैं, वो अगर एक साथ मिलकर करेंगे तो परिणाम है वो सकारात्मक आएंगे। तो प्रधानमंत्री कुछ जो मंत्र हैं वो भी एनडीए के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको देंगे कि किस तरीके से हमको आगे लेके जाना और हमारा जो विजन है वो क्या रहना है। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और आपने देखा भी था कि उमर अब्दुल्ला का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो इंडी गठबंधन के जो तमाम जो नेता हैं वो एकजुट हुए थे और उसके बाद ये एक बड़ी बैठक है, पूरे देश भर में एक मैसेज जाएगा कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो एक साथ हैं और एक साथ एक विचारधारा को लेकर चुनावी मैदान में या फिर विकास के जो कार्य करेंगे उनको आगे लेकर बढ़ेंगे। तो ये उस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जी नीरज। निशांत, साथ ही डिप्टी स्पीकर को लेकर भी कई कयास, डिप्टी सीएम को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं स्पीकर के चुनाव को लेकर भी कई बातें राजनीतिक गलियारों में आवाजें दे रही हैं। उस लिहाज से क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, अभी कयासबाजी का दौर चल रहा है तो ऐसा कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। पिछली बार डिप्टी सीएम इसलिए थे क्योंकि बीजेपी गठबंधन में थी, पूर्ण बहुमत में नहीं थी। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अभी फिलहाल डिप्टी सीएम रखा जाएगा या नहीं, इसको लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी। हालांकि तस्वीर बहुत जल्दी साफ हो जाएगी, लेकिन अभी इसमें समय है। और जिस तरीके का मंत्रिमंडल होगा, मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 बड़े नेताओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है। हरियाणा के सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर, वो पावर सेंटर एक तरह से दिल्ली में माने जाते हैं और कई सारे विधायकों ने जाकर उनसे मुलाकात की थी। दूसरा राव इंद्रजीत, क्योंकि उनके क्षेत्र से बड़ी संख्या में जो है बीजेपी ने दक्षिणी हरियाणा से बड़ी जीत हासिल की थी। तीसरा कृष्णपाल गुर्जर, उनकी भी इसमें राय ली जाएगी, तो एक तरीके से कहा जा सकता है। और चौथा केंद्रीय नेतृत्व, तो पूरी तरीके से जो विधायक शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनकी प्रोफाइल देखी गई, अब उसके आधार पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। हालांकि पिछली बार और इस बार की तस्वीर में काफी अंतर है। पिछली बार बीजेपी को सहयोगी की जरूरत थी, इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। तो अभी डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट होगा या नहीं, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन एक सुखद तस्वीर तो शायद देखने को मिलेगी कि मातूलाल के यहाँ से जलेबियां मंगवाई गई हैं और सभी का मुंह मीठा करवाया जाएगा, क्योंकि आज खुशी का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में किस तरीके से बीजेपी की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य CEC सदस्यों के अलावा महाराष्ट्र के प्रमुख नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे।
चूंकि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, लिहाजा सीट बंटवारे को भी ध्यान में रखा गया। जानकारी के मुताबिक चुनाव समिति ने उन सीटों पर विचार विमर्श किया जिन पर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है। अब जल्द ही बीजेपी महाराष्ट्र के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीसी अजीत पवार गुट का गठबंधन है। जल्द ही इन दलों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी राज्य में 160 सीट के लिए चुनाव लड़ सकती है। टिकट बंटवारे में सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा। दिग्गज नेताओं के अलावा कुछ नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। महाराष्ट्र एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है और मतगणना 23 नवंबर को होगी। तो सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। शैलेंद्र जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि आने वाले 2 राज्यों में चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो कल महत्वपूर्ण सीईसी की बैठक हुई है। कब तक पहली सूची आने की संभावना है और साथ साथ बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ सकती है, क्योंकि ये एक टीम वर्क होने जा रहा है, क्योंकि अकेले नहीं लड़ रही है। इसके साथ साथ केंद्र समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक बीजेपी महाराष्ट्र में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कहा जा रहा है कि कम से कम 160 सीट। हालांकि पार्टी के अंदर के सूत्र कह रहे थे कि पार्टी ये चाहती है कि 170 तक वो सीटें उसको मिले गठबंधन में, लेकिन 160 से कम पर एक तरह से देखें वो स्थिति नहीं बन रही है। 1-2 सीट प्लस माइनस। और कल जो बैठक हुई उसमें जो महत्वपूर्ण 113 सीटें जो हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से, उस पर नाम तय कर लिए गए हैं और बाकी सीटों पर एक मोटी तौर पर चर्चा पहले ही बीजेपी कोर ग्रुप में हो चुकी है। उस पर भी अब एक तरह से देखें, जब आगे की सूची आएगी तो उन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी पहली बात यह है कि अब महाराष्ट्र को लेके कोई दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई जाए, इस बात की संभावना नहीं है। यानी अब पार्टी जल्द से जल्द नामों का ऐलान करना चाहती है। कब ये सूची आएगी? आज चूंकि हरियाणा में शपथ ग्रहण है, एनडीए सीएम और उप मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव है, तो ऐसे में आज महाराष्ट्र की सूची आएगी ये ऐसा लगता नहीं है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कल पहली सूची जारी कर दी जाएगी और आज औपचारिक तौर पर सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है या उसको लेकर एक अंतिम मुहर लग सकती है, क्योंकि मोटे तौर पर उस पर बातचीत हो चुकी है। चूंकि सीटों की संख्या करीब सामने आ चुकी है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में, या बीजेपी के जो आला नेता गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ एक बातचीत कर रखी है। अब उसको अंतिम दौर की बातचीत होनी है। उसके बाद पहले सीट बंटवारे का ऐलान होगा और फिर कल बीजेपी अपने कोटे के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी पहली सूची में। बिल्कुल, मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच देखना होगा कि सीट बंटवारे और पहली सूची किस तरह से आती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अगर हमने बात अब महाराष्ट्र की है तो झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। आइए अब सीधा उसका वहाँ का रुख कर लेते हैं, जहाँ कांग्रेस ने झारखंड में होने वाले चुनावों को लेकर तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस ने झारखंड चुनाव के लिए वीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई और मोहन मरकाम को एआईसीसी के वरिष्ठ समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले कांग्रेस ने 3 एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विक्रमार्क मल्लू को नियुक्त किया था, जो वहां के नेताओं के साथ समन्वय बनाकर इंडी गठबंधन की जीत की रणनीति तैयार करेंगे। तो झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है और इसके तहत कांग्रेस के आला कमान ने तमाम बैठकें चल रही हैं और कांग्रेस ने झारखंड चुनाव के लिए नियुक्त किए हैं 3 वरिष्ठ समन्वयक। तो कांग्रेस की तैयारियां भी तेज चल रही हैं। इसके साथ साथ दूसरी पार्टियों में भी राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। और जिस तरह से हमने बताया आपको कि तारिक अनवर लोकसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी के बारे में भी हमने आपको बताया। तो झारखंड में भी चुनावी सरगर्मियां तेज है। तो इंडी गठबंधन वहाँ पर किस तरह से अब इन समन्वयकों के आधार पर जो रिपोर्ट उनको मिलती है आगे अपनी चुनावी कार्रवाई को बढ़ाएगा, ये देखना होगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाएगी।
सेक्शन 6 के मुताबिक जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के वो लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में ये कहा गया कि 1966 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहां से अवैध शरणार्थियों के आने वाले राज्य का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ रहा है। राज्य के मूल निवासियों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार ने नागरिकता कानून में 6A जोड़कर अवैध घुसपैठ को कानूनी मंजूरी दे दी। याचिकाओं में 6A को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की गई है। तो धारा 6A पे आज सुप्रीम फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई और उसके बाद फैसला आएगा। विकास सारथी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार नागरिकता कानून में ये धारा 6A है क्या, और क्योंकि पहले ही फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, ऐसे में केंद्र ने अपने हलफनामे में किन बातों का जिक्र किया था, याचिकाओं में किन दलीलें का जिक्र किया था, और केंद्र कहीं ना कहीं ये कहता रहा है कि ऐसे में डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसे अप्रवासी जो है वो चोरी छुपे आए हैं भारत। बिल्कुल भावना, इस सारे मामले की शुरुआत होती है असम अकॉर्ड से, जिसमें ये कहा गया था कि 1966 1 जनवरी 1966 से पहले के जो भी लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए उनको नागरिकता दी जा सकती है। 1 जनवरी 1966 से मार्च 1971 तक जो आए उनको भी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उनको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। उनको अधिकार सब मिलेंगे लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते। लेकिन ये स्पष्ट किया गया था उसी समय असम अकॉर्ड में कि 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनको विदेशी ही माना जाएगा, उनको नागरिकता का सवाल नहीं उठता है। अब इसमें जो विवाद पैदा होता है 66 से 71 के बीच जो लोग आए हैं उनमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि उनको 1971 का बता करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इसको लेकर के ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए थे असम अकॉर्ड के तहत ही। लेकिन अब जब एनआरसी की एक्सरसाइज शुरू हुई असम में उसके बाद एक बार फिर ये पूरा विवाद जोर पकड़ा और उसमें ये कहा गया कि ये जो 66 से 71 तक की भी जो एक रिलैक्सेशन दिया गया ये गलत था और ये कहीं ना कहीं असम के हितों को प्रभावित करता था। इसमें मुख्य बात यही है कि ये सारा जो भी इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान से लोग आए उसका खामियाजा केवल असम के लोगों को क्यों भुगतना पड़े, क्योंकि बाकी देश के लिए जो नागरिकता के लिए एक रिलैक्सेशन था वो जुलाई 1948 तक का था। यानी आज़ादी से लेकर के जुलाई 1948 तक अगर कोई वापस भारत आ जाता था आया तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन असम के मामले में ये 1966 क्यों किया गया, तो इसको लेकर के सबसे बड़ी चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि इससे पूरी डेमोग्राफी असम की बदली है और इससे उनके जो वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण इस मामले में होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट 66 से 71 वाले जो रिलैक्सेशन जो दिया गया था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा देता है तो एक बड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस रिलैक्सेशन के चलते नागरिकता मिली थी। इसीलिए असम के लिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में फैसला सुनाए या इसके विरोध में फैसला सुनाए। तो कुल मिलाकर के ये बात असम को लेकर के है कि वहां पर ही लोगों को ये रियायत क्यों दी गई कि वो 1966 से 71 के बीच में आए हों फिर भी उन्हें नागरिकता मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो नागरिकता कानून की जब हम बात करें तो उसका सेक्शन 6A उस पर सुप्रीम फैसला आज आएगा। और वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर भी बहुत सी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं,
बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई आइडियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, आइडियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं अयोध्या की एक बेहद ही अहम सीट की, यानी कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, जिस पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और शिव मूरत की ओर से याचिका वापस लेने की अर्जी पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच फैसला सुना सकती है। तो कल भाजपा नेता और अयोध्या के मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका को वापस लेने के लिए याचिका दायर की। वहीं कल भाजपा के प्रतिनिधिमंडल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर मिल्कीपुर में चुनाव कराने का अनुरोध भी किया था। दरअसल गोरखनाथ द्वारा दायर की गई याचिका में मिल्कीपुर विधानसभा सीट के विजयी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की वैधता को चुनौती दी गई थी। बाद में सपा नेता अवधेश प्रसाद ने 12 जून को अपना इस्तीफा दे दिया था। और इसी पर जानकारी देने के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, तो हम मान सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, अब वहां पर रास्ता साफ होता हुआ। जी बिल्कुल, उसके लिए रास्ता आज पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, इसलिए कि कल ही जो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ, उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर अपने वकील के साथ जो प्रक्रिया की जाती है अपनी याचिका वापस लेने के लिए, वो दाखिल कर दी है और उसकी डेट आज ही लगी है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में। तो इस मामले पर आज पूरी तरीके से विराम लग जाएगा। इससे पूर्व कल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात भी की और उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। उसमें उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट में जब यह याचिका दाखिल की गई थी तो उस समय हाईकोर्ट के द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए इस मामले पर साथ ही साथ 9 जो सीटों पर चुनाव हो रहा है उसी के साथ मिल्कीपुर का भी चुनाव कराया जाए, उन्होंने इस बात का अनुरोध किया है। हालांकि इसके इतर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला आज पूरी तरीके से निपट जाएगा और इसके बाद संभवतः ये चुनाव आयोग के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि मिल्कीपुर में कब चुनाव कराया जाएगा। ये आयोग अपना निर्णय ले सकता है इस पर, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा इंतजार था इस सीट के लिए। बेहद ही रोचक मुकाबला था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काफी तैयारियां इसमें की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं यहाँ का प्रभार लिए थे और कई बार वहां पर गए थे, और वही समाजवादी पार्टी हो या अन्य सारी पार्टियां हो, सभी पार्टियां यही चाहती हैं कि मिल्कीपुर में भी एक साथ ही चुनाव कराया जाए। लोगों की भी यही मंशा है कि जल्द से जल्द वहां के लोग अपना प्रतिनिधि चुने वहां पर। ये सबसे बड़ी बात है। इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर वहां पर जैसे ही बाबा गोरखनाथ को इस बात का पता चला कि उनकी याचिका के कारण वहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, उन्होंने तुरंत ही रात में आकर सारी तैयारियां कर ली, पूरे दस्तावेज पूरे कर लिए और कल सुबह ही जाकर वो हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका वापस लेने के लिए अपील कर दी है। जी विकास, साथ साथ हमने ये भी देखा है कि मिल्कीपुर को लेकर विपक्ष भी चुनावी मुद्दा भुनाने की भरपूर कोशिश में लगा था। वो ये चाह भी रहा था कि मिल्कीपुर में अगर चुनाव नहीं हुए तो उसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। ऐसे में अगर मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाता है तो बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत होगी। देखिए, मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता के लिए भी एक प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब अयोध्या सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत नहीं पाता है, तमाम सारे लोग कई प्रश्न खड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीति पर, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर, अयोध्या में किए गए विकास कार्यों पर। जबकि अयोध्या में जो विकास कार्य किए गए हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, जिस तरीके से अयोध्या में काम किया गया है। वो हार जीत के तमाम सारे अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से मिल्कीपुर सीट में जो उपचुनाव होंगे इसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वह जीत दर्ज करे, क्योंकि ये सीट अवधेश प्रसाद की ही थी और अवधेश प्रसाद के बेटे को ही इसमें समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से टिकट दिया है। इस सीट पर जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके का मैसेज देने का प्रयास करेगी, वहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपनी जमीन बचाने का प्रयास करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। मौसम से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। दक्षिण भारत में बारिश लगातार जारी है। कर्नाटक और तमिलनाडु इस बेमौसम बरसात से सर्वाधिक प्रभावित है। कर्नाटक की बात की जाए तो आने वाले 24 घंटे में यहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया। भारी बारिश के पूर्व अनुमानों के बीच कई इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। खराब मौसम की आशंका के चलते बेंगलुरु में पहले से ही स्कूल और कॉलेज बंद हैं और कल आईटी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम भी लागू किया गया। दरअसल पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित दबाव का क्षेत्र पिछले 6 घंटों के दौरान 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ा है। ये दबाव कल तक दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तर तमिलनाडु के तटों के पास पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित था। इसी के चलते दक्षिण भारत में लगातार बारिश हो रही है। दक्षिण के अन्य राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु पर बने निम्न दबाव वाले क्षेत्रों के चलते तेज बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के चलते चेन्नई और राज्य के कुछ अन्य शहरों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और शुभा हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गई हैं, आईटी सिटी। शुभा, कर्नाटक और अगर हम बात करें आसपास के जो इलाके हैं वहाँ तेज़ बारिश का अनुमान जताया गया है। किस तरह से राज्य प्रशासन की तैयारी है इस पूरे मौसम ने जो करवट ली है उससे निपटने के लिए? कर्नाटक में इस बार भारी बारिश हो रही है। इस बार हम देखें तो 59 से 60 मिलीमीटर का बारिश हो रहा है और ओवरऑल कर्नाटका में हम देखें तो विमान निल्दान के पास 80 मिलीमीटर का बारिश हुआ है। ये ओवरऑल का दाखलाती हो गया है। बट कर्नाटक सरकार इस पर प्रिपेयर नहीं था, इन्होंने कोई भी प्रिपरेशन भी नहीं किया था। एकदम बारिश होने के कारण सार्वजनिक लोगों के ऊपर ये असर पड़ रहा है और कहीं अनेक नगर है जिसमें बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति निर्माण हुआ है। कर्नाटक सरकार ने शाला कॉलेज के लिए इन्होंने छुट्टी भी दी गई है और आईटीबीटी सेक्टर वालों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। और ओवरऑल कर्नाटक में कई जिलाओं में बारिश होने के कारण सार्वजनिक संपर्क भी स्थगित हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का संपर्क भी स्थगित हो गया है और रोड के ऊपर पानी आने से वाहन संचार भी ज़्यादा हो गया है। ट्रैफिक के समस्या को परिहार करने के लिए बीबीएमपी में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया है। लोगों के लिए इन्होंने सही सलामत से बारिश के बाहर आने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से केंद्र सचिव एचडी कुमारस्वामी ने ट्वीट किया है, ओवरऑल कर्नाटक सरकार ने इस पर कई नियंत्रण काबू पाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने सही सलामत से कोई रूल्स नहीं बनाया है। जी शुभा, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और आइए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है आपके लिए। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और अब वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियां जानने का।
और स्टूडियो में अखबारों की सुर्खियों के साथ हाजिर है हमारी सहयोगी संध्या। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबार जगत से हमारे दर्शकों के लिए? अचल, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं आज न्याय क्षेत्र से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे अलग अलग अखबारों ने अलग अलग हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि आंखें खोली अब कानून अंधा नहीं। वहीं हिंदुस्तान अखबार की अगर बात करें तो हेडलाइन बनाया है कानून की आंखों से हटी पट्टी, हाथ में आया संविधान। ये इसलिए खबर ली गई है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर जजों की लाइब्रेरी में नई प्रतिमा रखी गई है, जिसमें पुरानी जो प्रतिमा थी उसमें बाएं हाथ में तराजू और दाएं में तलवार हुआ करती थी, लेकिन अब इस प्रतिमा में संविधान नजर आएगा। और आपको बता दें कि 17वीं शताब्दी में लाई गई यूनान की देवी की ये प्रतिमा थी, जिसके हाथों में अब संविधान नजर आएगा। तो इस खबर को आज अखबारों ने लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये है SCO समिट से जुड़ी हुई खबर, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिरकत की और उन्होंने साफ तौर पर पाक चीन को जमकर धोया। इस हेडलाइन के साथ पंजाब केसरी ने इस खबर को लिया है और लिखा है कि आतंकवाद और कट्टरपंथ के साथ व्यापार नहीं हो सकता। ये बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कही। साथ ही साथ विश्वास की कमी है और सहयोग नहीं है और फिर अच्छे पड़ोसी की भावना भी गायब है। और इसके अलावा क्या कुछ मुख्य बातें विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कही, उसे आज अखबारों ने प्रकाशित किया है। एक खबर है दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर ली है, अन्य अखबारों में भी आज हमें देखने को मिली है और लिखा है कि किसान केंद्रीय कर्मियों की दिवाली। जी हाँ, केंद्रीय कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं उसको लेकर के आज हेडलाइन के साथ ये खबरें प्रकाशित है। केंद्र ने 6 रबी फसलों का समर्थन मूल्य और कर्मचारियों व पेंशनरों का बढ़ाया DA, ये भी बताया गया है। एक खबर है जिस तरह से फ्लाइट्स में बम की धमकियां मिल रही है, उसको लेकर के अब केंद्रीय मंत्री ने बैठक की है और इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनों का सहारा लेते हुए धमकी देने वालों को जेल भी भेजा जा सकता है। और एविएशन मिनिस्टर ने इस तरह के घटनाओं को लेकर के और जो धमकियां आ रही है उसको लेकर के बेहद ही चिंता जताई है। और आपको बता दें कि फ्लाइट में बम की धमकी के बाद 2 के रूट डाइवर्ट करने पड़े, 1 की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और ये लगातार खबरें आ रही है। इसको लेकर के अब केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से बैठक की गई है। चलते चलते एक और खबर की बात करते हैं। यह है तमाम आंकड़ों से जुड़ी हुई खबर। दरअसल देश में साइबर सुरक्षा क्षेत्र में किस तरह से नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं, ये राष्ट्रीय सहारा अखबार ने पेज पर प्रकाशित की खबर और बताया कि ग्लोबल जॉब मैचिंग और हायरिंग प्लेटफॉर्म इंडीड के जो नए आंकड़ों है उसके माध्यम से 2023 से सितंबर 2024 के बीच साइबर सिक्योरिटी की नौकरियों में भारी वृद्धि हुई है। तो इस खबर को भी आज लिया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो आज के अखबारों में हेडलाइन के तौर पर अलग अलग पेज पर इन खबरों को प्रकाशित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतने कम समय में हर क्षेत्र से एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगर वो खबरें नहीं भी देख पाते तो इस सेगमेंट देखकर वो खबरों से रूबरू हो जाते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय मलावी दौरे पर राजधानी लिंगोग्वे स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मंदिर दर्शन को लेकर प्रवासी भारतीय काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दशकों से मलावी में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। अपने मलावी दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोलिंगवे के यहाँ पर जो ये राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ पर वो आएंगी और यहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगी, दर्शन करेंगी। ये जो मंदिर है 1972 में स्थापित किया गया और यहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उनकी ये धार्मिक, आध्यात्मिक और संस्कृति का ये केंद्र है। मलावी में भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। भारत के कोने कोने से हर प्रांत के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक छोटा भारत, मिनी इंडिया के दर्शन जो है वो मलावी में होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं और भारतीय समुदाय यहाँ पर पूरी एकजुटता के साथ यहाँ पर रहता आया है। उनसे हम बात करेंगे। सर बताइए किस तरीके से आप यहाँ पर रह रहे हैं और कैसा भारतीय समुदाय का यहाँ पर पूरा रहन सहन है? Brief history about our temple. Temple was built in 1972. At that time there were about 220 community members. Today we have more than 900 community members in Lilongwe. And we celebrate each and every religious function in Lilongwe. आप बताइए योग का क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पर मलावी में और किस तरीके से यहाँ पर आप योग करवाती हैं और जब राष्ट्रपति यहाँ पर आ रही हैं तो कितना आपको लगता है कि और ज्यादा मजबूत होंगे संबंध भारत मलावी के? I have been teaching yoga for 25 years since our Honorable Prime Minister introduced it at the UNGA meeting in 2015. I have been working with the High Commission and hosting International Yoga Day. अभी ज़्यादा interest हो रहा है
लोकल्स को भी योगा में, एंड आई एम श्योर जब प्रेसिडेंट जी आएंगी तो अब थोड़ा ज़्यादा इंट्रोड्यूस होएगा, ज़्यादा लोगों को जानना मिलेगा। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश में आ रहे हैं और वो मंदिर में आ रहे हैं, उस सोने पे सुहागा जैसा हो गया है। सो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। हम यहाँ 3 साल से है, हम गुजरात पोरबंदर से है, सुदामा जी के धाम से, और मलावी में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, सब साथ में मिलकर सब उत्सव मनाते हैं। सभी का जो त्यौहार आता है वो भी हम यहाँ साथ मिलकर जुलकर मनाते हैं, और मंदिर में सब आकर अपना अपना उत्सव मनाते हैं, और सब एक साथ मिलजुल कर यहाँ हर इंडियन रहते हैं। भारतीय मूल के लोग हैं, उनके धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक का एक केंद्र है, और यहीं पर पूरे जो भारतीय हैं वो समय समय पर इकट्ठा होते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और अपने जो गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं। उनके दिल में मलावी है, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो भारत से जुड़ी हुई है। कैमरामैन तमुनाथ मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, लिलोंगवे, मलावी। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। देश के देसी खेल खो खो का तेजी से पूरे विश्व में प्रसार हो रहा है, और यही वजह है कि पहली बार इस खेल का विश्व कप सामने है, जो कि भारत में आयोजित होगा। इसी कड़ी में बुधवार को विश्व कप का जो लोगो है तो लॉन्च किया गया। खो खो का विश्व कप दिल्ली में अगले साल 13 से 19 जनवरी तक आयोजित होगा। देखिए रिपोर्ट। स्पीड, स्ट्रेटजी और स्पिरिट का होगा हल्ला बोल, क्योंकि बदले हुए तेवर और कलेवर के साथ हर दिल को रोमांच से भरने आ गया है देसी खेल खो खो का अंतर्राष्ट्रीय अंदाज। मिट्टी से मैट पर आए इस खेल की महक को विश्व भर में फैलाने के लिए अगले साल जनवरी में देश खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस कड़ी में बुधवार को खो खो विश्व कप के लोगो को लॉन्च किया गया। मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए और सभी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने जाने वाला है, क्योंकि 2025 में हम पहला वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में करने जा रहे हैं, और इसीलिए हम सभी लोगों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पारंपरिक खेल है हमारे देश के, उसे हम आगे लेके जाएं। The World Cup will see competition of the highest order. Participation from all continents are being represented. Then you have technology at its best. You have the Indian hospitality you'll have at the best. वैसे ये पहली बार होगा जब भारत खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। विश्व कप इस खेल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिस्पर्धी भावना को भी उजागर करेगा। आज इस खेल ने वैश्विक उपस्थिति दर्ज करा ली है और ये करीब 54 देशों में खेला जा रहा है। विश्व कप के आयोजन से भारतीय खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। खो खो को 2032 तक ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता दिलाने का लक्ष्य फिलहाल सामने है, और इस कड़ी में ये विश्व कप अहम कड़ी साबित हो सकता है। वैसे जिस तेजी के साथ खो खो का प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है, उसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि मिट्टी से मैट तक की यात्रा का सुनहरा दौर अब खो खो के खेल के लिए आरंभ हो गया है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की और जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
और बीती रात हम सब ने शरद पूर्णिमा का खूबसूरत चांद देखा और इसी मौके पर कई विशेष आयोजन भी हुए हैं और उज्जैन के महाकाल मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे हम आपको। जी हाँ, और उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज भस्म आरती में भोलेनाथ को महाभोग लगाया गया है। कल शरद पूर्णिमा के अवसर पर परंपरा अनुसार मेवा युक्त खीर भी बनाई गई थी। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे आंचल नया सवेरा की टीम को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। शरद पूर्णिमा पर बनाया गया खीर का भोग, महाकाल के इस मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं। महाकालेश्वर को खीर का महाभोग। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के सारण और सिवान से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। नशीला पदार्थ पीने से करीबन 16 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला की भी मृत्यु हुई है। और नशीला पदार्थ पीने से 16 लोगों की मौत के साथ साथ कई लोग, इसमें 49 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार के सारण और सिवान में बड़ा हादसा। नशीला पदार्थ क्या था, किस वजह से पीने से इनकी मौत हुई है, ये भी जांच के दायरे में। हमारे साथ मधुरेश नारायण अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे ज़्यादा जानकारी के साथ। तो ये बड़ा हादसा पेश आया है बिहार के सारण और सिवान में, जहां मृतकों में एक महिला और 49 लोगों की हालत गंभीर है। वहाँ एक जो महिला है वो मृत है और 49 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मधुरेश, नशीला पदार्थ पीने की वजह से जो 16 लोगों की मौत हुई है और कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है, आखिर पूरा मामला है क्या? देखिए, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं उसके अनुसार 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि कल शाम 5 बजे तक जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा 6 मौतों की पुष्टि की गई है। उसके बाद शाम के बाद जो मौत अभी सुबह तक हुई है उसमें 10 इंक्रीज हुआ है। हालांकि अभी जिला प्रशासन ने इसको कंफर्म किया है। बताया जा रहा है कि गांव में हाट लगा हुआ था और हाट में ही इन लोगों ने वहां पे कोई नशीले पदार्थ का सेवन किया था और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले में अभी तक 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है जो पुलिस महकमे से संबंध रखते हैं, जिसमें 2 SIT हैं। इसके अलावा एक SIT का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जो DM है उनका कहना है कि जो लोगों की मौत हुई है फर्स्ट फेज में, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद ही पुख्ते तौर पे कहा जा सकेगा कि क्यों मौत हुई है और किस नशीले पदार्थ का उनके द्वारा सेवन किया गया। जी मधुरेश, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो भी लोग घायल हैं इस समय, जो भी लोग इससे पीड़ित हैं, उनमें से कई लोगों की आंखें की रोशनी भी चली गई है। जी बिल्कुल, जो अभी तक रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार 5 से 7 लोग ऐसे हैं जिनके आंखों की रोशनी चली गई है। और ऐसा ही केस हमने इससे पहले भी देखा था छपरा और सिवान में 2022 और 23 में, जब जहरीला पेय पदार्थ पीने से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। और कुछ उसी तरह के सिम्टम्स यहाँ एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन और जो पुलिस है वो लगातार हरकत में है और कई जगह छापेमारी भी की जा रही है ये जानकारी लेने के लिए कि जो जहरीला पेय पदार्थ था वो कहाँ बनाया गया या वो क्या केमिकल था और कहाँ से लाया गया। मधुरेश, जहरीला पदार्थ था या नशीला, ये तो अभी जांच का विषय होगा ही। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। लेकिन ये हाट कहाँ लगाया गया और किसके संरक्षण में इस हाट को लगाया जाता था, और वहाँ पर इसे अगर बेचा गया तो क्या जो इसे बेच रहा था वो पुलिस ने उसकी दबिश की, क्या वो पकड़ में आया है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि वो ग्रामीण हाट था और वो पारंपरिक रूप से सालों मतलब एक अरसे से वहाँ लगाया जाता रहा है। और जो बताया जा रहा है कि जो लोग वहाँ बेच रहे थे उस पेय पदार्थ को, उनके बारे में अभी जो पुलिस है वो जांच कर रही है। अभी वो पकड़ में अभी नहीं आए। हालांकि जो SP हैं कुमार आशीष, उनका कहना है कि जो वो जल्द से जल्द वो पुलिस के हाथ से चढ़ेंगे। मधुरेश, साथ ही साथ जो 49 लोग जो हैं जो अभी इस समय पीड़ित हैं, उनको कौन सा अस्पताल में इस समय रेफर किया गया है और किस तरीके से आगे इलाज चल रहा है?
देखिए, ज्यादातर जो मरीज हैं उनको सिवान सदर अस्पताल में रखा गया है। इसके बाद जो घटनास्थल है उससे जो नियरेस्ट अस्पताल भगवानपुर का है वहाँ भी लगभग 17 मरीजों को रखा गया है। इसके अलावा जो 10 मरीज थे वो गंभीर रूप से पीड़ित थे, उनके कंडीशन बहुत खराब थी, इसलिए उनको स्पेशल एम्बुलेंस से स्कॉट करके पटना के पीएमसीएच अस्पताल में लाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और इसके अलावा भी कुछ जो हैं वो पीड़ित, उनका प्राइवेट अस्पताल में भी उनको रेफर किया गया है बेड की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, और वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है मधुरेश? जी, जैसी हमारी कल बात हुई थी डीएम से, उन्होंने बताया कि आज दोपहर या शाम तक जो जिनकी डेथ कल हुई है उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर कुछ क्लियर हो पाएगा। हालांकि इस बीच में जो मद्य निषेध विभाग की एक टीम भी कल उनको ही पटना से रवाना हो गई है सिवान के लिए, तो समझा जा रहा है कि आज मद्य निषेध विभाग के द्वारा भी वहां पर कुछ न कुछ जांच और कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के। तो बिहार के सिवान और सारण से मामला सामने आया है, जहां नशीला या फिर यूँ कहें जहरीला पदार्थ पीने की वजह से 49 जो लोग हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 16 लोगों की जान चलेगी, जिसमें एक मृतक महिला भी शामिल है। चलिए, नया सवेरा में फिलहाल इतना ही। मुझे आंचल और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।